जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी पीसेस विथ अभ्यर्थी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम एमपीजी के की सीरीज़ परीक्षा धाम शुरू किए हैं, जिनमें हमने कुछ टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब हम आज के नेक्स्ट टॉपिक को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर कर लिया है। ये मध्य प्रदेश एक दृष्टि में कंप्लीट हो गया और हम क्या कंप्लीट कर रहे हैं, हम भूगोल कवर कर रहे हैं। तो हमने झीलें और तालाब तक कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक कौन सा था, मिट्टियाँ। तो चलिए आज हम क्या पढ़ते हैं, मिट्टियाँ, सॉइल्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। तो मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। काली मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो जब हमने भौतिक विभाजन पढ़ा था तब तक हमने कुछ जब हम भौतिक विभाजन पढ़ रहे थे तब उसमें कि इस क्षेत्र में, इस पठार में कौन सी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, तब हम उसमें पढ़ा था। तो उसी को हम थोड़ा और एक बार रिवाइज जैसे यहाँ पे करेंगे, बाकी है वही, ठीक है। तो काली मिट्टी जो है वो 3 प्रकार की, गहरी काली, साधारण काली और छिछली काली। तो हम चलिए अब देखते हैं पहले काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है, तो बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से। और बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण किससे होता है, लावा के जो ठंडा होने के पश्चात जिन चट्टानों का निर्माण होता है उसे क्या बोला जाता है, बेसाल्ट चट्टानें। तो काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से होता है, इरोजन ऑफ बेसाल्ट रॉक्स, ठीक है। अन्य नाम क्या है इसका, रेगर मिट्टी, कपाशी मिट्टी और चेरेनोजम। क्या नाम है अन्य, रेगर मिट्टी, कपाशी मिट्टी और चेरेनोजम। क्षेत्रफल कितने एरिया को कवर करती है, यह मध्य प्रदेश के लगभग 47% एरिया को कवर करती है। फसल कौन कौन सी होती है, तो हमने पढ़ा था कि काली मिट्टी में कौन कौन सी, कपास होती है, सोयाबीन होती है और मूंगफली। तो ये कहाँ पाई जाती थी, मालवा के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती थी, काली मिट्टी पाई जाती थी, ठीक है। तो ये देखिए काली मिट्टी का क्षेत्र देखते हैं, ये रहा, ये पूरा यहाँ से लेके ये ऐसे, ये पूरा क्या है, हमारी काली मिट्टी का क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये मालवा का पठार हो गया इधर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये सतपुड़ा श्रेणी और नर्मदा घाटी। तो नर्मदा घाटी के इधर पूर्व साइड तो मिश्रित मिट्टी थी, ठीक है, और इधर साइड कौन सी थी, काली मिट्टी थी, साधारण काली। और सतपुड़ा श्रेणी के पश्चिम साइड क्या थी, छिछली काली मिट्टी थी। जब हम लोग ने भौतिक विभाजन पढ़ा था तब देखा था, ठीक है। तो निर्माण इससे किससे किससे होता है, तो बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से। अन्य नाम क्या है, रेगर मिट्टी, कपाशी मिट्टी, कपास के उत्पादन कारण और चेरनोजम मृदा, ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है मध्य प्रदेश के लगभग 47% पर। कपास, सोयाबीन और मूंगफली की यहाँ पे क्या होती है, खेती होती है। मालवा के पठार व निमाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये क्या कहलाता है, मालवा का पठार। और इधर क्या नीचे साइड क्या कहलाता है, ये मालवा का पठार हो गया और नीचे क्या होता है, निमाड़ हो गया, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, तो ये क्या होती है, स्वयं जोत वाली मिट्टी होती है। मतलब इस पे क्या होता है कि जब ये इसमें पानी पड़ जाता है तो इसमें क्या हो जाता है, स्वयं से क्या होती है, दरारें पड़ जाती हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, स्वयं जोत वाली मिट्टी। सूखने पर इस पर दरारें पड़ जाती हैं। काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है, टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट एक प्रकार के लोहे का प्रकार है, ठीक है। तो काला रंग किसके कारण होता है, टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। काली मिट्टी में लोहे और चूने की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, ठीक है। अब काली मिट्टी का वर्गीकरण, तो साधारण काली कहाँ पाई जाती है, निमाड़ क्षेत्र में और उत्तरी मालवा में। गहरी काली मालवा क्षेत्र में। और छिछली काली कहाँ पाई जाती है, सतपुड़ा क्षेत्र में, ठीक है। तो काली मृदा हो गई अपनी, यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। और 47% क्षेत्र पर, सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है मालवा के पठार व निमाड़ क्षेत्र में, ठीक है। कपास, सोयाबीन और मूंगफली की यहाँ खेती होती है। स्वयं जोत वाली मृदा है। टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण क्या होता है, इसका रंग काला होता है, ठीक है। और ये इसमें किसकी प्रचुरता होती है, तो लोहे की और किसके, चूने की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट मृदा कौन सी है या मिट्टी, तो लाल पीली मिट्टी।
लाल पीली मिट्टी। निर्माण इसका ग्रेनाइट व नीच चट्टानों के अपरदन से हुआ है। तो नीच चट्टानों से निर्माण किसका हुआ था? बुंदेलखंड के पठार। तो मतलब ये जब हम भौतिक विभाजन पढ़ रहे थे तो ये लाल पीली मिट्टी बुंदेलखंड के पठार और बघेलखंड के पठार साइड पाई जाएगी। अन्य नाम इसका क्या है? चलका या डोरसा। चलका या डोरसा किस मृदा को बोले जाते हैं? लाल पीली मृदा को। ठीक है, ये लगभग 33% भाग पर पाई जाती है। और यहाँ पे कौन सी फसल होती है? धान। कौन सी लाल पीली मिट्टी में फसल होती है? धान की। विस्तार पूर्वी मध्य प्रदेश, बघेलखंड और बुंदेलखंड में। विशेष मिट्टी का लाल रंग किसके कारण? तो फेरिक आयरन ऑक्साइड के कारण इसका क्या होता है? लाल रंग होता है। मिट्टी का पीला रंग किसके कारण होता है? तो ये फेरिक ऑक्साइड के जल योजन, मतलब जब इसमें क्या हो जाता है? हाइड्रेशन हो जाता है, तब इसका रंग क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। ठीक है, तो इसको फिर से एक बार पढ़ते रिवाइज करते हैं। ग्रेनाइट और नीच चट्टानों के अपरदन से इसका निर्माण होता है लाल पीली मृदा का। इसे अन्य नाम चलका और डोरसा है। 33% भाग पर पाई जाती है। मुख्य फसल यहाँ की कौन सी है? धान है। ठीक है, विस्तार पूर्वी मध्य प्रदेश में। मिट्टी का लाल रंग जो होता है वो फेरिक आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। और पीला रंग क्या होता है? जब फेरिक ऑक्साइड के में क्या हो जाता है? हाइड्रेशन, मतलब जलयोजन हो जाता है। देखते हैं कौन सी क्षेत्र में पाई जाती है ये मैप में। तो ये रहा, ये बघेलखंड का पठार, थोड़ा सा आता है बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, ये पूरा और रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, इधर कवर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी मध्य प्रदेश के लगभग 10% भाग पर पाई जाती है। और यहाँ क्या होती है? आयरन की प्रचुरता, मतलब आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पाया जाता है इस मिट्टी में। ठीक है, गेहूँ, धान व तिल यहाँ की मुख्य फसल है। कौन कौन सी हैं? गेहूँ, धान, तिल। गेहूँ, धान, तिल। और इसका विस्तार बुंदेलखंड व विंध्य क्षेत्र में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? बुंदेलखंड व विंध्य क्षेत्र में। जलोढ़ मिट्टी तो नदियों के अवसाद जमने से या अपरदन से होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब नदियाँ चलती हैं ऐसे ऐसे तो काट छाट करती रहती है और अपने साथ बहुत सारा कचरा मिट्टियाँ अपने साथ बहाती रहती है। तो एक क्षेत्र पे क्या करती हैं कि उसको वहाँ पे क्या करती चलती हैं, जब उनकी रफ्तार क्या होती धीरे होती तो वो वहाँ पे क्या छोड़ती चलती हैं। तो वहीं पे क्या होता है? इसी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। अन्य नाम इसका क्या है? दोमट मिट्टी। और यह मध्य प्रदेश के लगभग 3% भाग पर पाई जाती है। पोटास की अधिकता कारण यह मिट्टी सर्वाधिक यहाँ, मतलब इस मिट्टी में क्या होती है? पोटास की अधिकता होती है। ठीक है, तो ये इसी कारण ये क्या होती है? सर्वाधिक उपजाऊ होती है। फसल कौन सी हो गई? गेहूं हो गई, गन्ना हो गई, सरसों हो गई। और विस्तार कहाँ होता है? चंबल व नर्मदा घाटी क्षेत्र। तो जहाँ नदियाँ होंगी वहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? जलोढ़ मिट्टी, पानी की अधिकता वाले क्षेत्र में। ठीक है, लेटराइट मिट्टी देखते हैं। तो ये लाल भूरी मिट्टी होती है, इसे भट्टा मिट्टी भी बोला जाता है। मध्य प्रदेश के लगभग 2.5% भाग पर पाई जाती है। इसमें क्या होता है? ह्यूमस की क्या होती है? बहुत ज़्यादा कमी होती है। यहाँ की फसल ज्वार हो गया, मक्का हो गया और बाजरा हो गया। सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है, छिंदवाड़ा बैतूल में। मध्य भारत में मंदसौर, नीमच और श्योपुर में पाई जाती है। यह मिट्टी सबसे कम उपजाऊ होती है। तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ कौन सी होती है? जलोढ़। और सबसे कम उपजाऊ कौन सी होती है? लेटराइट मिट्टी होती है। ठीक है, इस मिट्टी में क्या होती है? कॉफ़ी। तो बैतूल में कॉफ़ी का उत्पादन होता है, ये फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे फैक्ट दिए हैं, उनको पढ़ते हैं। मृदाओं के अन्य नाम, जैसे तो काली मृदा को क्या बोला जाता है? रेगर मृदा, कपासी मृदा और चेरनोजम मृदा। रेगर, कपासी, चेरनोजम किस मृदा को बोला जाता है? काली मृदा को। ठीक है, और चलका और डोरसा किसे बोला जाता है? अभी हमने पढ़ा लाल पीली मृदा को। दोमट जलोढ़ मृदा को। लाल भूरी या सफेद मृदा किसे बोला जाता है? लैटराइट मृदा को। ठीक है, ये तो नॉर्मल है, याद रहेगा आप सभी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक क्षेत्र में मृदा वितरण। तो अभी मैंने ये जब भौतिक विभाजन पढ़ा तब पढ़ा था, लेकिन इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो मालवा पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है? गहरी काली। बघेलखंड पठार में लाल पीली मृदा। सतपुड़ा पठार में छिछली काली मृदा। निमाड़ क्षेत्र में साधारण काली मृदा। और मध्य भारत पठार में कछारी और जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, मिट्टी का रंग, तो वही काली मिट्टी का रंग किसके कारण होता है? काला रंग, टिटैनिफेरस मैग्नीटाइट। लाल मिट्टी का लाल रंग, फेरिस ऑक्साइड। और लेटराइट मिट्टी का भूरा रंग किसके कारण होता है? केओलिन के कारण होता है, केओलिन। ठीक है, फिर आप कपास और मूंगफली कौन सी मृदा में खेती होती है? तो काली मृदा। गेहूं और गन्ना की जलोढ़ मृदा में। चावल की लाल पीली में। मक्का, कॉफी लेटराइट मृदा में। ये तो अभी हमने जब मृदा पढ़ा तभी कवर हो गया अपना। ठीक है,
फिर मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो 1977 में की गई थी। यह आंदोलन मध्य प्रदेश में तवा बांध के कारण जल भराव और लवणता के खिलाफ शुरू किया गया था। ठीक है, जब मतलब लवणता मतलब उसमें जब नमक की अधिकता हो जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र नहीं रह जाता है, इसीलिए उसको उससे बचाने के लिए किया गया था। फिर अवनालिका अपर्दन क्या कहलाता है? तो इस प्रकार के अपर्दन में मृदा में बड़ी व अधिक गहरी नालियां बन जाती हैं। इन खंडरों को क्या बोला जाता है? बीहड़। तो बीहड़ खंडर का निर्माण कौन सी नदी करती है? नदी करती है चंबल नदी। ठीक है, उदाहरण चंबल नदी का कौन सा हो गया? तो वही चंबल नदी के द्वारा अवनालिका अपर्दन देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ प्रभावित जिले कौन से हैं? मुरैना, भिंड एवं शिवपुर। ये भी मैंने जब नदियाँ पढ़ा था तब पढ़ाया था। ठीक है, रिवाइज हो रहा है, सारी चीज़ें अब लगभग हम लोग को रिवाइज ही होंगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2022-23 भारत की कुल जैविक खेती में मध्य प्रदेश का योगदान 40% से अधिक है। मतलब मध्य प्रदेश का योगदान जैविक कृषि में 40% से भी अधिक है। मतलब यहाँ पे क्या है, किसानों के मतलब जैविक कृषि में जो किसान जो लगे हुए हैं तो संख्या में मध्य प्रदेश सर्वाधिक है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि सॉइल हेल्थ कार्ड भी शुरू किया गया है, बनाया जाता है मृदा की गुणवत्ता देखने के लिए। तो ये कब शुरू किया गया है? 2015 में। ठीक है, याद रखिएगा ये। चलिए, तो ये मृदा कंप्लीट हो गई अपनी, याद रहेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना कौन सा है। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा क्या होती है। तो अम्लीय मृदा अधिक वर्षा के कारण मृदा की ऊपरी सतह से जो क्षारीय तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि पानी में बह जाते हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर के होते हैं वो क्या होते हैं, पानी में जब बह जाते हैं तो उसका पीएच मान क्या हो जाता है? पीएच वैल्यू 7 से कम हो जाती है। तो ऐसी मृदा को हम क्या बोलते हैं? अम्लीय मृदा, एसिडिक सॉइल बोला जाता है। ठीक है, एसिडिक सॉइल। तो अम्लीय मृदा में क्या होता है? H+ आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है। मतलब H+ आयन जो है उनका कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जब एसिडिक सॉइल हो गई अपनी तो उसका जो सोल्यूशन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चूने का अधिक प्रयोग किया जाता है। मतलब अपनी मृदा में एसिड तत्व अगर अधिक है तो अगर हम उसमें चूने का छिड़काव कर देंगे तो वो क्या हो जाती है? बैलेंस हो जाती है, क्योंकि चूने का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये बेसिक होता है। ठीक है, तो ये फिर न्यूट्रल करता है। ठीक है, क्षारीय मृदा क्या हो गई? तो इससे क्षारीय तत्व कम वर्षा के कारण क्षारीय तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम आदि घुलनशील होकर पानी के साथ नष्ट नहीं होते और ऊपरी सतह पर एकत्र हो जाते हैं। जब वर्षा ज़्यादा होती है तो अम्लीय मृदा हो जाती है और कम वर्षा में कौन सी होती है? क्षारीय मृदा, क्योंकि वो घुल कर क्या हो जाते हैं? वहीं पे एकत्रित हो जाते हैं, जिसके कारण परिणाम स्वरूप जो क्या होता है? पीएच मान 7 से अधिक हो जाता है। तो ऐसी मृदा को क्या बोला जाता है? क्षारीय मृदा। और इसमें OH+ आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। तो इसके लिए जिप्सम व पायराइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अब हमारा मृदा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश में कृषि। तो सबसे पहले कृषि पढ़ने के लिए हमको मृदा देखना पड़ता है कि कौन कौन सी मृदा, और उसी के हिसाब से कौन कौन सी मृदा पाई जाएंगी तो उसके हिसाब से जिस क्षेत्र में जैसी मृदा पाई जाएगी उस क्षेत्र में उस प्रकार की फसल होगी। जैसे जहाँ काली मृदा है वहाँ कपास की खेती होगी, मूंगफली की खेती होगी। ठीक है, लाल पीली मिट्टी जहाँ होगी वहाँ धान की खेती होगी। ठीक है, लेटराइट मिट्टी में उसकी होगी, क्या बोलते हैं, कॉफ़ी की होगी, मक्का की होगी, ज्वार की होगी। और जलोढ़ मिट्टी में भी किसकी होती है? धान की, पानी वाली फसलों की। ठीक है, फसल के प्रकार तो खरीफ, रबी, जायद और अन्य फसलें। फिर प्रमुख फसलों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन और कपास। मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट के नाम से जाना जाता है। बागवानी में फल, सब्जियां, मसाले। और सिंचाई साधन पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन से साधन से सर्वाधिक कृषि होती है, मतलब सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो कुएं हो गए, नहरें हो गई, तालाब हो गए और अन्य सिंचाई साधन हो गए। फिर कौन कौन से अनुसंधान केंद्र हैं फसलों के लिए। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा न्यूज़ में दिया है कि मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड लगातार 7वीं बार प्राप्त हुआ 2021 में। तो टोटल 7 बार मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है। अब फसलों का वर्गीकरण पहले पढ़ते हैं। तो देखते हैं, रबी फसल हो गई और खरीफ फसल हो गई। रबी फसल कौन सी फसल होती है? जो फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ठीक है, और क्या की जाती है? मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ठीक है, तो वो कौन सी फसल कहलाती है? रबी फसल।
और जो खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है, ठीक है, और क्या होती है वो सितंबर अक्टूबर में क्या की जाती है, काटी जाती है। तो वो कौन सी हो गई, खरीफ फसल, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो यहाँ पे रबी फसल में कौन कौन सी, खाद्यान्न में कौन सी आते हैं, गेहूं और जौ आता है। तिलहन में कौन से आते हैं, सरसों, सूरजमुखी और अलसी। दलहन में चना हो गया, मसूर हो गया और मटर हो गया। अन्न में जैसे अदरक हो गया, ठंडी के सीजन में अदरक का बहुत ज़्यादा उपयोग भी किया जाता है। अफीम हो गया, लहसुन हो गया और धनिया हो गया। कौन कौन से हो गए, खाद्यान्न में गेहूं जौ, तिलहन में सरसों, सूरजमुखी और अलसी, और दलहन में चना, मसूर, मटर, और अन्न में अदरक, अफीम, लहसुन, धनिया। खरीफ में खाद्यान्न में कौन सा हो गया, चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा। चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा। तिलहन में कपास, तिल, मूंगफली। दलहन में उड़द, अरहर, मूंग, और अन्न में जूट और तंबाकू। ठीक है, याद कर लीजिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन सी रबी फसल है और कौन सी खरीफ फसल है। ठीक है, ये यहाँ पे टेबल कंटेंट भी दिया हुआ है, देखिए। तो देखो, खरीफ फसल कौन सी कैसी प्रकार की होती है, मानसूनी प्रकार की होती है, ठीक है। और ये कब बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। मक्का, धान, कपास, सोयाबीन, मूंग, तिल। रबी शीतकालीन होती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, फरवरी मार्च में काट ली जाती है, मार्च अप्रैल होता है में, ठीक है। गेहूं, सरसों, मटर, चना। ग्रीष्मकालीन मार्च अप्रैल मई अप्रैल में बोई जाती है, और मई जून में क्या कर ली जाती है, काट ली जाती है। जैसे तरबूज हो गया, कद्दू हो गया और मूंग हो गया, ठीक है, याद रहेगा। अब यहाँ पे अन्य फसलों के प्रकार भी पढ़ लेते हैं। तो देखो, रेशेदार फसलें मतलब फाइबर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, तो जूट हो गया, कपास हो गया, पटसन हो गया और सनई हो गया। जूट, कपास, पटसन, सनई कौन सी फसल होती हैं, ये फाइबर क्रॉप, रेशेदार फसलें। उद्दीपन फसलें मतलब स्टिमुलेंट क्रॉप्स कौन सी होती हैं, कॉफ़ी, तंबाकू, चाय, गांजा, अफीम, भांग। मतलब ये क्या करती हैं कि हमको किसी भी इस चीज़ को क्या करती हैं, उद्दीपित मतलब स्टिमुलेट करती हैं। जैसे कॉफ़ी पीने पे जैसे नींद गायब हो जाए, तंबाकू तो नशा ही है, चाय भी बोलते हैं ना, इसमें क्या पाया जाता है, गांजा हो गया, अफीम हो गया और भांग हो गया। फिर चारा फसलें, फॉडर क्रॉप्स कौन सी हो गई, नेपियर, लेविया, ज्वार, रिजका, बरसीम, ल्यूशन। कौन कौन सी हो गई, नेपियर, लेविया, ज्वार, रिजका, बरसीम, ल्यूशन। ये कौन सी हैं, चारा फसलें, अजीब अजीब से जिनका भी नाम है, तो ठीक है, फॉडर क्रॉप्स हैं। जड़ फसलें, रूट क्रॉप्स, तो गाजर, मूली, चुकंदर, शकरकंद। तना फसलें में आलू, अदरक, लहसुन, प्याज, हल्दी। तिलहनी फसलों में मूंगफली, अलसी, राई, कुसुम, सरसों, सूरजमुखी। दलहनी में मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, चना, बरबट, ठीक है। फिर नगद फसलों में कौन कौन सी हो गई, गन्ना, तंबाकू, मूंगफली, चाय, कॉफ़ी, कपास। और खाद्यान्न फसलों में गेहूं, चावल, मक्का। यहाँ पे लिखा हुआ है नोट, फसल को क्या बोला जाता है, सियारी। सियारी भी एमपीपीएससी डीएसपी रेडियो में 2021 में पूछा गया है। तो फसल को क्या बोला जाता है, सियारी। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा आर्थिक सर्वेक्षण का डाटा लिखा हुआ है कि प्रथम स्थान पे मध्य प्रदेश कौन कौन से पे है। तो चना में और कुल दलहन में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है, प्रथम स्थान पे। किसमें, चना में और कुल दलहन में। गेहूं, मक्का, सोयाबीन, सरसों, कुल खाद्यान्न, कुल तिलहन में कौन से स्थान पर है, मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान पर है, ठीक है। गेहूं, मक्का, सोयाबीन, सरसों, कुल खाद्यान्न, कुल तिलहन, ठीक है। ये 2021-22 का डेटा लिखा हुआ है, तो हम नए डेटा को करंट अफेयर्स में हम क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे, ठीक है। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है, जबकि मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान है। इसीलिए अभी भी मध्य प्रदेश सोयाबीन स्टेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बाकी डेटा वही है, यहाँ पे चेंज हुआ, तो सोयाबीन अब फर्स्ट पे आ गया, बाकी वही, गेहूं पे दूसरे नंबर पे है, मक्का पे भी दूसरे नंबर पे है, सरसों पे भी दूसरे नंबर पे है, कुल खाद्यान्न में भी और तिलहन में। दलहन में और चना में किस में है, प्रथम नंबर पे है। ये याद रखें क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब वर्णन है यहाँ पे प्रमुख फसलों का, जैसे गेहूं हो गया, तो गेहूं का कुल कौन सा है, ग्रेमिनेशी कुल के नाम है, ठीक है। और इसका वनस्पतिक नाम मतलब वेजिटेटिव नेम कौन सा है, ट्रिटिकम एस्टिवम,
ये बहुत नहीं पूछा जाता है, ठीक है, पढ़े रहिएगा। जलवायु समशीतोष्ण, समशीतोष्ण मतलब ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा ठंडी हो, ठीक है। इसीलिए मालवा के पठार में गेहूँ ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि वहाँ कैसी समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, ठीक है, सब ट्रॉपिकल, ठीक है। औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। किसमें कौन कौन सी हो गई, तो सरबती हो गया, राज हो गया, लोकमान हो गया, सुजाता हो गया, कल्याण सोना हो गया, मैक्रोनी हो गया और मैक्रेनी गेहूं हो गया, ठीक है। ये सब लोग घर में सुनते होंगे कि इस बार सरबती गेहूं बोया गया है, जो भी किसान परिवार से आते होंगे, ठीक है। तो देखो कौन सा कुल का है गेहूं, ग्रेबिनेशी कुल का हो गया। वनस्पति का नाम क्या होगा, ट्रिटिकम एस्टिवम। समशीतोष्ण जलवायु, 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा चाहिए। सरवती, राज, लोकवन, सुजाता, कल्याण सोना, मैक्रोनी, मैक्रेनी गेहूं, ये क्या हो गई, इसकी किस्में हो गई। ये एक प्रकार का ट्रिटिकल गेहूं जो है वो राई गेहूं और राई और गेहूं के संकर से मतलब मिक्स करके बनाया जाता है। एक कुछ किया जा साइंटिफिक प्रोसेस की जाती है, उसके बाद उन दोनों को मिलाया जाता है और एक नए प्रकार का गेहूं बनाया जाता है, जिसे ट्रिटिकल गेहूं बोला जाता है। रोग कौन कौन से लगते हैं गेहूं में, टुंडू और किट्टू रोग लगते हैं, रस्ट। अग्रणी उत्पादक जिले कौन कौन से हैं, तो होशंगाबाद हो गया, सीहोर हो गया, नरसिंहपुर। देखो मैप बना के मैं बताती हूँ, ये हो गया अपना मैप, ठीक है, रफ डायग्राम इसे बोला जाता है। ये ऐसे, तो ये यहाँ पे है हमारा नर्मदापुरम, जिसे होशंगाबाद बोला जाता है न, तो नर्मदापुरम में सर्वाधिक। फिर यहाँ पे सीहोर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, नरसिंहपुर, जबलपुर के नीचे यहाँ पे नरसिंहपुर, ठीक है। तो ये हो गए अपने मध्य प्रदेश के प्रमुख गेहूं उत्पादक, सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिले, ठीक है। अब चावल, तो चावल देखते हैं, याद रहेगा गेहूं का, ठीक है। फिर चावल भी ग्रेमिनेशी कुल का ही आता है। वनस्पतिक नाम इसका क्या है, ओराइजा सटाइवा। इसके लिए उष्ण कटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल, अच्छी खासी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए, पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, तभी हमारी चावल की फसल होगी। इसके लिए वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए। किसमें कौन कौन सी है, चिन्नौर, रंजित सवन, अमन गोल्डन राइस, जो विटामिन ए का स्रोत है, मतलब अमन गोल्डन राइस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो चिन्नौर, रंजित सवन, अमन हो गया, गोल्डन राइस हो गया, हंसा हो गया, शुष्क सम्राट हो गया और काली मूछ। इसमें रोग कौन कौन से लगते हैं, अंगमारी और खैरा रोग। अब अग्रणी उत्पादक जिले कौन से हो गए, बालाघाट और सिवनी। यहाँ पे क्या होता है, वर्षा की मात्रा अच्छी खासी मिलती है। बालाघाट और सिवनी जिले भी हम दिखा देते हैं मैप में। ऐसे मैप आप लोग खुद भी बनाने का प्रयास करते रहिएगा, क्योंकि जो मेंस है ना, तो उसमें मैप बहुत काम करता है। ऐसे थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, ये ऐसे, ठीक है, नीचे बन गया। तो यहाँ यहाँ पे हो गया बालाघाट और यहाँ पे हो गया सिवनी, ठीक है, अच्छे से नहीं बन पाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये कंप्लीट याद रहेगा कि कौन कौन सा ग्रेमिनेशी ही कुल का आता है, जिस पर कुल का गेहूं है। वनस्पतिक नाम इसका ओराइजा सटाइवा है, जबकि उसका ट्रिटिकम एस्टिवम है। जलवायु इसके लिए चावल के लिए कैसी चाहिए, उष्ण कटिबंधीय, जबकि गेहूं के लिए समशीतोष्ण। वर्षा कैसी चाहिए चावल के लिए, 100 सेंटीमीटर से अधिक, जबकि गेहूं के लिए 100 सेंटीमीटर से कम। किसमें कौन सी हो गई, चिन्नौर, रंजित सवन, अमन, गोल्डन राइस, हंसा, शुष्क सम्राट, काली मूछ। अंगमारी और खैरा इसमें रोग लगते हैं। और अग्रणी उत्पादक जिले हो गए बालाघाट और सिवनी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ये पूछ सकता है कि गोल्डन राइस कौन से विटामिन का प्रचुर स्रोत है, तो आप क्या लिखेंगे, विटामिन ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मक्का, ठीक है। मक्का कौन सी मिट्टी में होता है, लेटराइट मिट्टी में। गेहूँ कौन सी मिट्टी में होता है, काली, और ये सब मृदा में भी चलता है, ठीक है, काली मृदा में अधिकतर होता है, ठीक है। और जबकि ये जलोढ़ मृदा में और लाल पीली मिट्टी में सर्वाधिक कौन सी फसल होती है, चावल की, ठीक है। अब देखते हैं मक्का, ग्रेमिनेशी। वनस्पति का नाम क्या है, जिया मेज है इसका। किसमें, पिंटल, डेंट, सरताज, गंगा 11 और डक्कन। रोग कौन सा लगता है, वाइट वर्ट। और अग्रणी उत्पादक जिले कौन से हो गए, छिंदवाड़ा और नीमच। मैप में देखेंगे, ठीक है, मैप पे देखते हैं। ये
ऐसा। तो देखो कौन सा है, छिंदवाड़ा, ये यहाँ पे कौन सा है अपना, छिंदवाड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे अपना हो गया नीमच, तो यहाँ पे मक्का, और यहाँ पे भी होगा ये अपना मक्का। ऐसे आप लोग मैप में क्या करेंगे, लोकेट करेंगे कौन से जिलों में कौन सी फसल पाई जाती है, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। इस तरह में मिट्टियाँ भी लोकेट करके पढ़नी है, नदियाँ भी लोकेट करके पढ़नी है, सब कुछ जितना भी मैं पढ़ना है ना, सब कुछ जो मैप से हो सके तो मैप से ही करिएगा, आपको कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपनी कौन सी फसल है, कॉफ़ी। तो कॉफ़ी हमने अभी मिट्टियों में पढ़ा कि कौन सी मिट्टी में पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी में, ठीक है। ये इसका कुल रूविएसी है, किसमें, अरेबिका उच्च कोटि किस्म की है, और रोबस्टा भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है। और एक है लाइबेरिका। अग्रणी उत्पादक जिला है बैतूल। बैतूल के कुकुड़ी हिल्स पर ब्रिटिश नागरिक सेंट विलफोर्ड एवं फ्लोरेंस हेंड्रिक्स ने 110 हेक्टेयर में कॉफ़ी के बागान लगाए थे, ठीक है ना। तो तभी से यहाँ पे क्या हो गया है, कॉफ़ी का उत्पादन होने लगा है। तो देखो अब अरेबिका सब उच्च कोटि किस्म की होती है कॉफ़ी, और भारत में सर्वाधिक कौन सी होती है, रोबस्टा होती है, ठीक है। अग्रणी उत्पादक जिला कौन सा है, बैतूल, ठीक है, याद रखेंगे। बैतूल को भी मैप में लोकेट करिएगा, ये यहाँ बुरहानपुर ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे है अपना बैतूल, ठीक। फिर सोयाबीन तो लेग्यूमिनेसी कुल का है, ग्लाइसिन मॉक्स इसको बोला जाता है, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है। फिर इसमें कौन कौन सी किस्में हैं, तो पढ़ाया था हमने कि अहिल्या है जो हमारे मध्य प्रदेश के लिए अलंकार के रूप में काम करती है, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। PS 1024 समृद्धि प्रतिकार, ठीक है, ये हमारे कौन से हैं, किस्में हैं। फिर अग्रणी उत्पादक जिले कौन से हो गए, उज्जैन और धार हो गए। उज्जैन और धार किस में आते हैं, मालवा के पठार में आते हैं। ये यहाँ पे हो गया उज्जैन और यहाँ पे हो गया अपना धार, ठीक है। ऐसे मैप पे लोकेट करिएगा, ठीक है, निकलवा के रख लीजिए, उसमें भर लीजिए, मैपिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए, और फिर उसमें जो भी टॉपिक पढ़ते चलेंगे तो उसको लोकेट भी करते रहिए। फिर नेक्स्ट है अपनी कपास। तो ये कौन से कुल से है, मालवेशी कुल से, किसमें, श्यामली हो गई, शुबिन हो गई, महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी। अग्रणी उत्पादक जिले खरगोन, खंडवा। खरगोन खंडवा इन्हें क्या बोला जाता है, सुनहरे जिले भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है। तो ये भी मैप में ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे खंडवा, ठीक है, फिर ये बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी, ठीक है। तो ऐसे तो ये कौन से हैं, कपास उत्पादक जिला हो गए। ये फैक्ट भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर सुनहरे जिले के नाम से जाने जाते हैं। तंबाकू, तो ये वनस्पतिक नाम इसका क्या है, निकोटियाना है। जलवायु कैसी है इसमें, इसके लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु चाहिए, किसमें, तो निकोटियाना रिटिस्का है, और एक निकोटियाना टोबैकम है। अग्रणी उत्पादक जिला कौन सा है, रीवा और सतना। कौन से हैं, रीवा, सतना। ये रीवा और सतना का भी मैप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया अपना रीवा, और इसी के बगल में जस्ट सतना। तो यहाँ पे किसका उत्पादन होता है, तंबाकू का, तंबाकू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, गन्ना। तो इसका कुल कौन सा है, पोएसी कुल का है, ग्रास फैमिली। वनस्पतिक नाम सैकरम ऑफिसिनेरम है, ये बहुत याद नहीं करना है, जब वेजिटेशन नेम याद नहीं करना है, ठीक है। जलवायु उष्णकटिबंधीय, किसमें, बाहुबली और श्रीमुखी। अग्रणी उत्पादक जिला कौन सा है, नरसिंहपुर, जबलपुर से जस्ट नीचे है नरसिंहपुर। ये तो यहाँ पे है अपना नरसिंहपुर। तो ये कौन से, यहाँ पे क्या होता है, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है। चलिए फिर है अपना नेक्स्ट मूंगफली। तो लेग्यूमिनेसी कुल का ही है, जिस कुल का सोयाबीन है। वनस्पतिक नाम इराकिस हाइपोजिया है। जलवायु उष्णकटिबंधीय चाहिए, किसमें कौन कौन सी है, कौशल, चंद्रा, चित्रा, विक्रम, और खंडवा और खरगोन। तो खंडवा खरगोन जहाँ कपास का उत्पादन होता है वहीं मूंगफली, कपास का उत्पादन भी काली मृदा में होता है और मूंगफली का उत्पादन भी काली मृदा में होता है। फिर सरसों, तो ये कुल ब्रिसाकेसी का है। वनस्पति के नाम ब्रेशिका कंप्रेस्टिस है। जलवायु समशीतोष्ण, मतलब ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी, किसमें, पूसा गोल्ड है, मुरैना और ग्वालियर में पाया जाता है। तो ये यहाँ पे हो गया मुरैना और यहाँ पे हो गया ग्वालियर। तो यहाँ पे कौन सी, सरसों, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं अफीम। तो इसका वानस्पतिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम है। और अग्रणी उत्पादक जिले कौन से हैं? मंदसौर और नीमच। ये नीमच हो गया और इसी के नीचे क्या हो गया? मंदसौर। ये कौन से? अफीम के लिए फेमस। ठीक है। फिर दलहन हो गया तो लेग्यूमिनेसी कुल का ही है। और अग्रणी उत्पादक जिले कौन से हैं? नरसिंहपुर, ठीक है, जहाँ गन्ना सर्वाधिक होता है। और सीहोर हो गया, ठीक है, गेहूँ होता है, ठीक है, गेहूँ था ना। चलिए ये यहाँ पे मैप है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं। तो मुरैना और ग्वालियर में क्या था अपना? सरसों, ठीक है। मंदसौर नीमच पे क्या था? अफीम। रीवा सतना में क्या है अपना? यहाँ पे तंबाकू, तंबाकू। नरसिंहपुर में गन्ना और गेहूं भी, ठीक है। और धार और उज्जैन में कौन सा था? सोयाबीन, सोयाबीन। बैतूल हो गया, बैतूल में कौन सा था? कॉफी, कॉफी, ठीक है। और ये छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा पे क्या था? छिंदवाड़ा नीमच में क्या था? मक्का था। ये छिंदवाड़ा मक्का और नीमच मक्का, ठीक है। और सीहोर में क्या था अपना? गेहूं था। नरसिंहपुर पे भी गेहूं था। सिवनी छिंदवाड़ा पे क्या था? चावल था। और कुछ रह गया? चलिए और जो भी होगा तो ऐसे ही यहाँ पे क्या कर लेंगे? लोकेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो हमारा अब यहाँ पे क्या हो गया था? फसलें हो गया। अब यहाँ पे बागवानी फसलें देखते हैं, ठीक है। तो आम, आम कहाँ पाया जाता है? जबलपुर और रीवा में पाया जाता है। नूरजहां मध्य प्रदेश के कट्ठीवाड़ा, अलीराजपुर और सुंदरजा मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पाई जाने वाली आम की प्रजातियां हैं। तो इसे क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है 2023 में, ठीक है। तो आम मेनली कहाँ उत्पादक जिला कौन सा है? जबलपुर और रीवा। लेकिन दो फेमस प्रजातियां नूरजहां मध्य प्रदेश के कट्ठीवाड़ा अलीराजपुर में और सुंदरजा मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गोविंदगढ़ में पाई जाती है। दूसरा हो गया आंवला, आंवला पन्ना में पाया जाता है, इसे डॉक्टर प्लांट कहा जाता है। और मध्य प्रदेश का आंवला जिला किसे बोला जाता है? पन्ना को बोला जाता है, ठीक है। फिर अंगूर हो गया रतलाम में, अंगूर रतलाम, अंगूर नगरी रतलाम को कहा जाता है। यहाँ पे आंवला की किस्में कौन कौन सी है? कंचन और कृष्णा। तो रतलाम में कौन सा पाया जाता है? अंगूर, ठीक है। तो अंगूर नगरी रतलाम। पपीता धार और रतलाम में। केला बुरहानपुर, मध्य प्रदेश केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शुकपुरी बुरहानपुर में प्रस्तावित है। अमरूद रीवा में, ललित अमरूद की प्रसिद्ध किस्म है। तो ये बागवानी में पढ़ते हैं, यहाँ पे मैपिंग में देखते हैं। रतलाम में कौन सा हो गया? अंगूर, ठीक है। रतलाम और धार में कौन सा हो गया? पपीता। जबलपुर और रीवा में कौन सा हो गया? आम। लेकिन रीवा में कौन सा है? सुंदरजा, सुंदरजा। और अलीराजपुर में कौन सा है? नूरजहां, ठीक है। पन्ना में कौन क्या हो गया? आंवला, जिसे डॉक्टर प्लांट भी बोला जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे बुरहानपुर में क्या हो गया? केला उत्पादन में है। और यहाँ पे क्या है? केला अनुसंधान केंद्र भी है यहाँ बुरहानपुर के सुखपुरी में, सुखपुरी में। अमरूद रीवा में और यहाँ ललित अमरूद की किस्म पाई जाती है। ऐसे मैप में लोकेट करके पढ़ना है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के सब्जी व मसाले उत्पादक जिले। तो आलू कहाँ पाई जाती है? इंदौर में। प्याज खंडवा में। तो आलू इंदौर, प्याज खंडवा। लहसुन मंदसौर, लहसुन पार्क भी प्रस्तावित है कहाँ? मंदसौर में। धनिया गुना में, धनिया पार्क प्रस्तावित है। तो मंदसौर में लहसुन पार्क है प्रस्तावित है और वहीं पे पाई भी जाती है लहसुन। धनिया गुना में और यहाँ धनिया पार्क भी प्रस्तावित है। टमाटर और मटर जबलपुर में, टमाटर मटर दोनों जबलपुर में। अदरक कहाँ हो गया? छिंदवाड़ा, अदरक छिंदवाड़ा, अदरक छिंदवाड़ा। मिर्च खंडवा खरगोन, ठीक है। बेड़िया मिर्च की मंडी खरगोन में प्रसिद्ध है। हल्दी बुरहानपुर और गुना हो गया धनिया में। तो ये हमने पढ़ ही लिया।
तो यहाँ पे देखते हैं कि इंदौर किसके लिए प्रसिद्ध है अपना, ये आलू के लिए, इंदौर आलू। खंडवा खरगोन किसके लिए हो गया, मिर्च के लिए हो गया। खंडवा प्याज के लिए हो गया, प्याज, ठीक है। और कौन सा था, छिंदवाड़ा हो गया अदरक के लिए, अदरक। गुना हो गया धनिया के लिए। मंदसौर हो गया लहसुन के लिए। तो यहाँ पे लहसुन पार्क प्रस्तावित है और यहाँ पे धनिया पार्क प्रस्तावित है, ठीक है। फिर कौन सा एक बचा है, हाँ हल्दी हो गया बुरहानपुर, हल्दी बुरहानपुर, ये हल्दी, ठीक है। धनिया तो बता ही दिया, और कोई रह गया। टमाटर और मटर कहाँ हो गए, जबलपुर में, टमाटर मटर जबलपुर, ठीक है। तो ऐसे मैप में ऐसे लोकेट कर लीजिएगा पूरे, तो आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब मध्य यहाँ पे लिखा है कि सर्वाधिक फल उत्पादन किस जिले में होता है, तो रतलाम में, सब्जी छिंदवाड़ा में और मसाला बुरहानपुर में। सर्वाधिक फल कहाँ होता है, रतलाम में। सब्जी कहाँ होता है, छिंदवाड़ा में। मसाला कहाँ होता है, बुरहानपुर में, याद रखिएगा, ठीक है। अब सिंचाई के स्रोत पढ़ते हैं। तो दो स्रोत हैं सिंचाई के, भूमिगत जल है और एक धरातली जल है। भूमिगत जल जहाँ मतलब भूमिगत ग्राउंड वाटर से पानी निकाला जाता है जिसके माध्यम, जैसे कुआं हो गया और नलकूप हो गया। धराती जल तालाब, प्राकृतिक और कृत्रिम, नहर हो गया नित्यवाही और अनित्यवाही। तो मध्य प्रदेश में झूम कृषि होती है, एक आदिम प्रकार की कृषि जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जलाकर उनकी राख में कृषि की जाती है। चिमाता भील जनजाति की है और दहिया बेबर बैगा जनजाति की झूम कृषि है। वर्तमान में यह कृषि प्रतिबंधित है। मतलब क्या करते हैं ये लोग कि एक स्थान पर जाते हैं, वहाँ पे जैसे काट छाट करते हैं, फिर वहाँ पे आग लगा देंगे और वहीं पे जब वो हो जाएगा तो राख में क्या करते हैं, कृषि करते हैं। फिर उस क्षेत्र को छोड़ के चले जाते हैं, फिर यही काम दूसरे क्षेत्र में जाकर करते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादातर ये काम कौन करती है, जनजातियाँ करती हैं। तो भील जनजाति में इस कृषि को क्या बोला जाता है, चिमाता, और बैगा जनजाति में इसे दहिया या बेबर बोला जाता है। अब स्रोत पढ़ते हैं हम लोग सिंचाई के। तो ये कुएं व नलकूप से सिंचाई। तो प्रदेश की कुल सिंचित भूमि के 67.3% भाग की सिंचाई कुएं एवं नलकूपों से होती है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में सिंचाई के सर्वप्रमुख साधन है। कुएं एवं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई मालवा क्षेत्र से की जाती है। तो ये मध्य प्रदेश में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है, तो किससे होती है, कुएं एवं नलकूप से, 67.3%, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि इंदौर व उज्जैन जिले में शुद्ध सिंचित भूमि का क्रमशः 84.5%, 79.9% ट्यूबवेल से सींचा जाता है। मतलब इंदौर में सर्वाधिक, फिर उसके बाद उज्जैन में। राज्य में ट्यूबवेल की सर्वाधिक संख्या कहाँ है, उज्जैन में है, और जबकि इंदौर जिले का दूसरा स्थान है। लेकिन सिंचित क्षेत्र में इंदौर पहले है और उज्जैन दूसरे नंबर पर है, और नंबर पे उज्जैन पहले है और इंदौर दूसरे नंबर पर, ठीक है, याद रखिएगा। घनत्व की दृष्टि से इंदौर जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर 23.8 ट्यूबवेल है। तो डेंसिटी में कहाँ है सबसे ज़्यादा, इंदौर में है। कुओं से सर्वाधिक 81.1% सिंचाई मंदसौर जिले के उत्तरी मालवा में की जाती है। तो कुओं से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है, मंदसौर में होती है, और ट्यूबवेल से कहाँ होती है, इंदौर एवं उज्जैन में होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तालाब से सिंचाई। तो मध्य प्रदेश में क्या है, प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों प्रकार के तालाबों का उपयोग सिंचाई कार्य में किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में कुल सिंचित भूमि के लगभग 2.7% भाग की सिंचाई तालाबों द्वारा होती है, जबकि उसकी 67.3% होती है कुओं एवं नलकूप से, ठीक है। तो तालाबों द्वारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है, धार में होती, कहाँ होती है, धार में। फिर दूसरी सर्वाधिक सिंचाई बालाघाट में होती है, और सबसे तालाबों द्वारा प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक कहाँ होती है, झाबुआ में, और दूसरी कहाँ होती है, बालाघाट में। तो एरिया वाइज और यहाँ पे परसेंटेज वाइज, तो पहले स्थान पर धार है, दूसरे स्थान पर कौन सा है, बालाघाट है, ठीक है, बालाघाट, और यहाँ पे झाबुआ है परसेंटेज में, और दूसरा कौन सा है, बालाघाट ही है। तो पहले बस में चेंज है, दूसरे में दोनों ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। अब नहरों से सिंचाई पढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है, नहर है, जिसमें 17.3% भूभाग पर सिंचाई होती है।
तो नहरों द्वारा क्षेत्रफल और प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? दतिया जिले में होती है। और दूसरी सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? नर्मदापुरम जिले में होती है। ठीक है, अब नहरों को दो भागों में बांटा गया है। नित्यवाही मतलब जो क्या होती हैं कि वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदियों से निकाली जाती हैं और सदैव जल से भरी रहती हैं जो नहरें होती हैं। और इसमें क्या होता है कि एक विशेष समय में जब सिंचाई के पानी की आवश्यकता होती है तब क्या अनित्यवाहियों में क्या किया जाता है? पानी को छोड़ा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। तो देखो कुएं एवं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? मालवा क्षेत्र में होती है। तो वही नलकूप में क्या होता है कि पहला स्थान किसका है? इंदौर का है और दूसरा किसका है? उज्जैन का। ठीक है, उज्जैन। और कुएं में पहले स्थान पर कौन है? मंदसौर है। याद रहेगा, ऐसे याद रखना है। ठीक है, फिर देखेंगे कि तालाब में, तो तालाब में एरिया और परसेंट दोनों अलग अलग हैं। एरिया और परसेंट, तो एरिया में धार पहले नंबर पर है, दूसरे में बालाघाट, जबकि परसेंट में झाबुआ पहले पे है और दूसरे में क्या है? बालाघाट ही है। ठीक है, जबकि नहरों से में पहले नंबर पर कौन है? दतिया है और दूसरे नंबर पर कौन है? नर्मदापुरम है। ऐसे करके याद किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अन्य स्रोतों द्वारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई विदिशा जिले में होती है और प्रतिशत की दृष्टि से पन्ना जिले में होती है। अब यहाँ पे ऐरा प्रथा क्या होता है कि फसल कटाई के तुरंत बाद मवेशियों को बिना चरवाहे के छोड़ना ऐरा प्रथा कहलाता है। इससे मत इसके कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंधित किया गया है। अब सिंचाई योजनाएं चलाई गई हैं मध्य प्रदेश में, तो क्या 3 प्रकार की होती हैं। बृहद सिंचाई योजना जो क्या होता है कि 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक कृषि सिंचित भूमि के लिए सिंचाई योजना बनाई जाती है। इससे क्या बड़ी नहरों तथा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। कितना? 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक। ठीक है, तो इसमें बड़ी नहरों और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। दूसरी है मध्यम, जिसमें 2 से 10,000 तक के हेक्टेयर को। ठीक है, इसमें छोटी नहरों को शामिल किया जाता है। और लघु सिंचाई की हो गई 2,000 तक की, मतलब 2,000 से कम कम। ठीक है, तो इसमें कुओं, निजी व सरकारी नलकूपों, तालाबों, ड्रिप सिंचाई आदि को शामिल किया जाता है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की प्रमुख नहरें कौन कौन सी हैं? तो वेनगंगा नहर है, पहली नहर है, 1923 में बनी थी। ठीक है, बालाघाट सिवनी पे, बालाघाट सिवनी इससे लाभान्वित जिले हैं। वेनगंगा नहर से मध्य प्रदेश की पहली नहर जिसका निर्माण 1923 में किया गया था। भांडेर नहर कहाँ है? ग्वालियर और दतिया इससे लाभान्वित है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा से बेतवा नदी से निकाली गई है। लहार नहर ग्वालियर और दतिया में है और ये भांडेर नहर से ही निकाली गई है। गुलाब सागर नहर कहाँ है? सीधी में है और ये खड्डी गांव के पास बनास की सहायक नदी महान नदी पर स्थित है। ठीक है, तो वेनगंगा, बालाघाट सिवनी, भांडेर ग्वालियर दतिया, लहार ग्वालियर दतिया, गुलाब सागर नहर सीधी। ठीक है, अब अन्य तथ्य पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे पढ़ते हैं कि बलराम ताल योजना 2007 से प्रारंभ की गई थी। तो मतलब एक तरह से ये तालाब सिंचाई के लिए ही थी, तो इसमें क्या किया जाता था? इसके तहत तालाब का निर्माण किया जाता था। तो बलराम ताल योजना कब शुरू की गई थी? 2007 में शुरू की गई थी। जल अभिषेक अभियान 2006 में शुरू किया गया था। खेत तालाब योजना 2007 से प्रारंभ की गई थी। अब ये हुआ ना, बलराम ताल 2007 और खेत तालाब 2007, जल अभिषेक 2006। याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? ग्वालियर और होशंगाबाद, या इसी को अब नर्मदापुरम, ठीक है, फरवरी 2022 से बोला जाने लगा है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? ग्वालियर, या ग्वालियर नर्मदापुरम दोनों। ठीक है, न्यूनतम कौन सा है? डिंडौरी। प्रतिशत की दृष्टि से ग्वालियर है सर्वाधिक सिंचित और न्यूनतम कौन सा है? डिंडौरी। तो देखो एरिया ग्वालियर और नर्मदापुरम सर्वाधिक है, मैक्स। ठीक है, जबकि यहाँ पे कौन सा है? सिर्फ ग्वालियर है परसेंटेज में मैक्सिमम, और मिनिमम में कौन सा है? डिंडौरी। दोनों में, एरिया में भी और परसेंटेज में भी। ठीक है, ऐसे खुद से बना के पढ़ लीजिए। ठीक है, सिंचित क्षेत्र का वितरण, तो एक है चंबल बेसिन हो गया, नर्मदा घाटी निर्माण का मैदान, धार उच्च भूमि, पूर्वी मालवा पठार, बुंदेलखंड उच्च भूमि और वेनगंगा घाटी क्षेत्र।
अब मध्य प्रदेश में सिंचाई का विकास कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये फैक्ट है पूरा, ठीक है, या कुछ समझने का नहीं। पहली शताब्दी में चंदेल वंश द्वारा खजुराहो में तालाबों का निर्माण किया गया था। तो खजुराहो में कौन से वंश का शासन था? चंदेल वंश का शासन था। उन्होंने ही पहली शताब्दी में तालाबों का निर्माण कराया था। मध्य प्रदेश की पहली नहर जो थी वो वेनगंगा 1923 में बालाघाट जिले में बनाई गई थी। फिर ग्वालियर रियासत में 1927 में पगारा बांध बनाया गया था, ठीक है, पगारा बांध, शायद इसको माधवराव सिंधिया ने बनवाया था, ठीक है, ये फैक्ट देखना पड़ेगा फिर, लेकिन यही है। नेक्स्ट देखते हैं, पलकमती सिंचाई टैंक की स्थापना 933 में तत्कालीन भोपाल में की गई थी। वर्तमान में यह रायसेन जिले में स्थित है। तो ये पूछ सकता है कि पलकमती सिंचाई टैंक कहाँ है, तो रायसेन जिले में स्थित है। तो पहला फैक्ट हो गया कि चंदेल वंश द्वारा खजुराहो में तालाब का निर्माण किया गया था पहली शताब्दी में। पहली नहर वेनगंगा है बालाघाट जिले में। फिर ग्वालियर रियासत में 1927 में पगारा बांध बनाया गया था। पलकमती सिंचाई टैंक की स्थापना 1933 में की गई थी। तत्कालीन भोपाल था, लेकिन वर्तमान में कौन से जिले में आता है? रायसेन में। बालाघाट में मुरम नाला का निर्माण 1936 में किया गया, ठीक है। तो मुरम नाला का निर्माण 1936 में कहाँ किया गया है? बालाघाट में। कहाँ किया गया है? बालाघाट। तो मुरम नाला कहाँ है? बालाघाट में। ये स्थान जरूर पूछता है, सन पूछे चाहे ना पूछे, ठीक है। ग्वालियर रियासत में 1940 से 44 की अवधि के बीच में आसन परियोजना, ककेटो बांध, आवदा बांध, हरसी बांध और तिंगरा बांध बनाए गए। गुलाब सागर नहर से सीधी जिले में सिंचाई की जाती है, ठीक है, ये फैक्ट है पूरा। यहाँ पे तो वही है कि कुल दलहन में कौन प्रथम है, तो दलहन में मध्य प्रदेश प्रथम है, खाद्यान्न में दूसरे स्थान पर है, तिलहन पे भी दूसरे स्थान पर है, मोटे अनाज में नहीं, और मसाले में क्या है? पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में अब पेयजल व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। तो 17वीं शताब्दी में मुगल सूबेदार अब्दुल रहीम खान खाना ने बुरहानपुर में अपनी सेना के लिए पेयजल व्यवस्था के लिए कनाट गैलरी पद्धति का उपयोग किया था। किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने बुरहानपुर में क्या किया था? पेयजल व्यवस्था के लिए कनाट गैलरी पद्धति का उपयोग किया था। तो ये पूछ सकता है कि कनाट गैलरी पद्धति का संबंध किससे है, ये भी पूछ सकता है इसको किसने प्रारंभ किया था। 1860 में इंदौर में पेयजल आपूर्ति का कार्य प्रारंभ किया गया। सबसे पहले पेयजल आपूर्ति का कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया है? इंदौर में। फिर 1893-94 में इंदौर की पेयजल प्रदाय योजना को नगर पालिका इंदौर ने अपने अधीन ले लिया। वर्तमान इंदौर में चोरल परियोजना, सिरपुर तालाब और बिलावली तालाब से जल आपूर्ति की जाती है। भोपाल में पेयजल की आपूर्ति नल जल योजना 1869 में प्रारंभ की गई थी। वर्तमान भोपाल में पेयजल की आपूर्ति कोलार परियोजना, नर्मदा वाटर और बड़ा तालाब से की जाती है, जिसे भोजताल बोला जाता है बड़ा तालाब को, ठीक है। 1883 में जबलपुर पेयजल आपूर्ति व्यवस्था प्रारंभ की गई। वर्तमान जबलपुर में बरगी परियोजना से पेयजल की आपूर्ति की जाती है। 1930 में मोती झील से ग्वालियर में नल जल योजना प्रारंभ की गई। वर्तमान ग्वालियर में तिघरा जलाशय से जल आपूर्ति की जाती है। 1911-12 में सागर के लाखा बंजारा तालाब से पेयजल आपूर्ति प्रारंभ की गई। बुरहानपुर जिले को प्रदेश के साथ देश के पहले हर घर जिला होने का गौरव प्राप्त है। तो प्रदेश का या देश का पहला हर घर जल जिला कौन सा है? बुरहानपुर है, ठीक है। तो ये पूरा फैक्ट था, पढ़ लीजिएगा एक बार इसको। अब यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते हैं, ये तो आपको करंट में भी पढ़ने को मिलना है, लेकिन हम एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं। चावल केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार तो चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? पश्चिम बंगाल है। गेहूं में उत्तर प्रदेश है। मक्का में कौन है? कर्नाटका है। चना में महाराष्ट्र, चना मूंगफली गुजरात, काली मृदा चाहिए, ठीक है। सरसों राजस्थान, ठीक है। सोयाबीन महाराष्ट्र, सूरजमुखी कर्नाटका, गन्ना उत्तर प्रदेश, कपास गुजरात, कपास काली मृदा वाली मूंगफली और कपास दोनों कहाँ है? गुजरात में। जूट पश्चिम बंगाल, तंबाकू गुजरात, ठीक है। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का क्या है? प्रथम स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र का लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए? अपना मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है याद करना। मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र का गोविंदगढ़ रीवा, जहाँ सुंदरजा आम की प्रजाति मिलती है।
ठीक है, जिसे GI टैग मिला है। मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पवारखेड़ा, होशंगाबाद। पवारखेड़ा, होशंगाबाद। आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गोविंदगढ़, रीवा में। गेहूं अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा, होशंगाबाद या नर्मदापुरम। मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? खमरिया, जबलपुर में। मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ? अंतरराष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र खमरिया, जबलपुर। वन अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश का कहाँ है? जबलपुर में। तो मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गोविंदगढ़, रीवा में। मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पवारखेड़ा, होशंगाबाद। अंतरराष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र खमरिया, जबलपुर। मध्य प्रदेश वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जबलपुर में है। और भारत का कहाँ है? भोपाल में। ठीक है। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? खरगोन में। क्या है ये? खंडवा, खरगोन कौन से हैं? कपास सुनहरे जिले माने जाते हैं। मध्य प्रदेश में चावल या धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बड़वानी में। चावल या धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बड़वानी, बड़वानी। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इंदौर में है। कहाँ है? इंदौर में। दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ प्रस्तावित है? अमलाहा, सीहोर। अमलाहा, सीहोर। तो फिर से ऊपर से रिवाइज करते हैं। आम अनुसंधान मध्य प्रदेश का कहाँ? गोविंदगढ़, रीवा। गेहूं अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश का कहाँ? पवारखेड़ा, नर्मदापुरम। अंतरराष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र खमरिया, जबलपुर। मध्य प्रदेश वन अनुसंधान केंद्र जबलपुर। कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन। चावल या धान अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश का बड़वानी। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इंदौर में। दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ प्रस्तावित है? अमलाहा, सीहोर। और मध्य प्रदेश कृषि अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर भी कहाँ है? अमलाहा, सीहोर में। तो दलहन अनुसंधान केंद्र भी प्रस्तावित है वहीं, और मध्य प्रदेश का कृषि अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर भी है। फिर गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बोहानी, गाडरवाड़ा, नरसिंहपुर। तो सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन मध्य प्रदेश में कहाँ होता है? नरसिंहपुर में होता है। तो वहीं पे क्या है? गन्ना अनुसंधान केंद्र भी है, बोहानी, गाडरवाड़ा, नरसिंहपुर पे। फिर अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम। तो यहाँ सर्वाधिक अंगूर का भी उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सुखपुरी, बुरहानपुर में प्रस्तावित है। तो यहाँ पे केला का सर्वाधिक उत्पादन भी होता है, अभी हमने पढ़ा है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शाखा कहाँ है? ग्वालियर में। जबकि सर्वाधिक आलू का उत्पादन मध्य प्रदेश में कहाँ होता है? इंदौर में। ठीक है, ये हो गया। अब एग्री एक्सपोर्ट जोन में कौन कौन से जिले आते हैं वो। तो मध्य प्रदेश में वर्ष 2002 में एग्री एक्सपोर्ट जोन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इंदौर में। मतलब कि जहाँ से कृषि फसलों का क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। तो आलू, प्याज और लहसुन कौन कौन से क्षेत्र में आता है? तो इंदौर, खंडवा, नीमच, मंदसौर। मसाले में गुना, मंदसौर, उज्जैन, बुरहानपुर। सरवती गेहूं में भोपाल, सीहोर, उज्जैन, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, रायसेन और विदिशा। मसूर और चना में विदिशा, रायसेन और नरसिंहपुर। संतरा में छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि सर्वाधिक संतरा उत्पादन जिला कौन सा है? तो कौन सा है? छिंदवाड़ा। अगले ऑप्शन में नहीं दिया तो आप क्या मारेंगे फिर? बैतूल। ठीक है। अब प्रजातियों के बारे में पढ़ना है तो आप मेन के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सभी याद करना जरूरी नहीं है, एक बार मैं पढ़ाई दे रही हूँ। जैसे गेहूं की कौन सी हो गई? सरवती, लोकमन, सुजाता, कल्याण सोना, मैक्रोनी और ड्योरम। धान की महिषुगंधा, रंजीत सवन, स्वर्ण शब, संबा मंसूरी, अमन, कालीमोज, चिन्नौर, शुष्क सम्राट और एक कौन सा था? गोल्डन राइस, जो क्या था? विटामिन ए का प्रचुर स्रोत था। सोयाबीन की अहिल्या, अलंकार, प्रतिकार, समृद्धि। ठीक है। चना की वैभव, विशाल और राधे। ज्वार की लवकुश हो गया, विदिशा 61। सरसों की वरुणा, पीताम्बरी। तो सरसों येलो कलर का होता है तो उससे पीताम्बरी याद रखिएगा। मूंगफली कौशल, चंद्रा, चित्रा। कपास का श्यामिल, सुवेन, महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी। अरहर का बहार, अमर, आजाद, पिपरिया। मटर की अपर्णा पत्ता विहीन प्रजाति है और प्रकाश है। तो ये पूछ सकता है कि मटर की पत्ता विहीन प्रजाति कौन सी है? अपर्णा है। तो अपर्णा मतलब क्या है? बिना पत्ते की। ठीक है। रेशम, टसर, इरी, मूंगा, ओक। फिर अमरूद की ललित रीवा में पाई जाती है, पढ़ा है हमने अभी। आलू कुफरी टिप्सोना सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है आलू की है। कुफरी बादशाह, कुफरी अशोका। आंवला की कंचन, प्रतापगढ़, बनारसी, कृष्णा। आंवला उत्पादक जिला कौन सा है? पन्ना। ठीक है। आम का रत्ना हो गया। तो रत्ना अल्फांसो और नीलम का क्या है? संकरण है। मतलब अल्फांसो और
नीलम को मिला के क्या किया जाता है, रत्ना बनता है। क्या बनता है, रत्ना। और नूरजहां अलीराजपुर में, सुंदरजा रीवा में। गन्ना बाहुबली और श्रीमुखी। ठीक है, तो इनको पढ़ लीजिएगा। अब मध्य प्रदेश में फसल क्षेत्र और कृषि जलवायु क्षेत्र। तो मध्य प्रदेश में 5 क्या हैं, फसल क्षेत्र हैं। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। धान या चावल क्षेत्र कौन कौन सा है। तो जहाँ पे क्या होती है, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, लाल पिछली मिट्टी का क्षेत्र होगा। ये कहाँ है, पूर्वी मध्य प्रदेश में, जैसे सीधी, सिंगरौली, डिंडौरी, बालाघाट और अनूपपुर। तो ये पूरा क्षेत्र किस में आता है, धान या चावल के क्षेत्र में आता है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा कौन सा है, गेहूं क्षेत्र। तो यहाँ 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होना चाहिए, जलोढ़ मिट्टी हो और साधारण काली मिट्टी हो। केंद्रीय मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी, जैसे होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, नरसिंहपुर, भोपाल, सीहोर, ये एरिया पूरा गेहूं रीजन में आता है। ये दूसरा हो गया। नेक्स्ट देखिए, गेहूं चावल क्षेत्र, मतलब दोनों होता है वहाँ पे। तो 80 to 120 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, मिश्रित मिट्टी होनी चाहिए, सतना, पन्ना, रीवा, दमोह, कटनी। ठीक है, तो कौन सा क्षेत्र हो गया, ये दोनों हो गया गेहूं और चावल में। फिर ज्वार गेहूं में कौन सा आ जाता है, तो जहाँ पे 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा हो, जलोढ़ मिट्टी है या कछारी मिट्टी हो, बुंदेलखंड, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मध्य भारत क्षेत्र, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर। ये वाला क्षेत्र किस में आता है, ये यहाँ बुंदेलखंड से लेते हुए ये गेहूं ज्वार क्षेत्र में आता है। और फिर लास्ट बचता है ज्वार कपास क्षेत्र। तो 50 से 100 सेंटीमीटर, 50 to 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, काली मिट्टी होनी चाहिए, पश्चिमी मालवा, झाबुआ, अलीराजपुर, निमाड़, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर और मध्य भारत का पठार, नीमच, मंदसौर। ये ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया, तो कितने, 5 कृषि जलवायु क्षेत्रों में 5। नेक्स्ट है, सॉरी ये फसल क्षेत्र है, क्रॉप रीजन्स था, सॉरी। और कितने, 5 क्रॉप रीजन्स में कितने किया गया है, क्रॉप रीजन्स में कृषि क्षेत्र तो 5 कितने हैं, 5 है। और एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं, 9 है। कितने हैं, सॉरी 11 है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। छत्तीसगढ़ का मैदान इस क्षेत्र के अंतर्गत, मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला शामिल है। चावल उत्पादक क्षेत्र है, सर्वाधिक चावल का उत्पादन यहीं बालाघाट और सिवनी में होता है। फिर छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र हो गया, कैमूर पठार तथा सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र, मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र, विंध्य पठार। ठीक है, फिर ग्रिड क्षेत्र हो गया, जहाँ पे ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, अशोकनगर जिले पूर्णतः आते हैं और शिवपुरी और गुना जिले अंशतः शामिल हैं। ठीक है, यहाँ गेहूं, सरसों और ज्वार का क्षेत्र, फिर बुंदेलखंड क्षेत्र, सतपुड़ा पठार, मालवा पठार, निमाड़ क्षेत्र और कौन सा हो गया, झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र। तो क्रॉप रीजन 5 हो गए और एग्रो क्लाइमेटिक रीजन कितने हो गए, 11 हो गए। ठीक है, तो इनके सिर्फ क्या कितने में पाए जाते हैं, पूरा पढ़ने की बहुत ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कृषि। अब हमारा है नेक्स्ट पशुधन, एनिमल हस्बेंड्री। तो इसमें कौन कौन सी पशु प्रजातियां हैं, पशु गणना पढ़ेंगे, केंद्र पढ़ेंगे, पशु संबंधित रोग योजनाएं और अन्य तथ्य पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मैप से ही पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि सर्वाधिक भैंस कहाँ मिलती हैं, पाई जाती हैं, तो मुरैना में सर्वाधिक भैंस, मुरैना, सर्वाधिक भैंस मुरैना। और सर्वाधिक भेड़ कहाँ है, तो शिवपुरी में सर्वाधिक भेड़ पाई जाती है और सर्वाधिक भैंस कहाँ पाई जाती है, मुरैना में। फिर सर्वाधिक ऊंट, तो मंदसौर किससे, राजस्थान से लगा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ ऊंट चाहिए। ठीक है, रेगिस्तानी इलाके के लिए, तो सर्वाधिक ऊंट मंदसौर में पाए जाते हैं। ठीक है, और सर्वाधिक भैंस मुरैना में, सर्वाधिक भेड़ शिवपुरी में, और सर्वाधिक गौवंश कहाँ है, रीवा में है। ठीक है, और सर्वाधिक बकरी कहाँ है, धार में है। तो ये याद हुआ, सर्वाधिक भैंस कहाँ है, मुरैना, भैंस हो गई मुरैना में, भेड़ हो गई शिवपुरी में, ऊंट हो गए मंदसौर में, गौवंश हो गया रीवा में और बकरी हो गई धार में। ठीक है, इतना हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं कि सर्वाधिक पशु घनत्व कौन से जिले में है, तो कहाँ है, झाबुआ में है। सर्वाधिक पशु घनत्व कहाँ है, झाबुआ में। और न्यूनतम पशु घनत्व कहाँ है, मंडला में। सर्वाधिक पशु कहाँ है, धार में, और न्यूनतम पशु कहाँ है,
भोपाल में। तो सर्वाधिक पशु धार, न्यूनतम पशु कहाँ है? भोपाल में। सर्वाधिक पशु घनत्व कहाँ है? झाबुआ में। और न्यूनतम कहाँ है? मंडला में। ठीक है, अब ये पढ़ते हैं गाय। तो कौन कौन सी प्रमुख प्रजातियां हैं? तो मालवी है, साहीवाल है, थारपारकर है, दहाड़ पारकर है, गिर है, जर्सी है और निमाड़ी है। निमाड़ी गाय को निमाड़ की रानी और मालवी गाय को मालवा की रानी कहा जाता है। फिर बकरी जमुनापरी, सिरोही, बीतल, बारबरी। भैंस बधवारी, मुर्रा, भदावरी, महसाणा। सुअर व्हाइट यॉर्कशायर और नरबरा। मुर्गी देशी है श्यामा, कड़कनाथ, निर्भीक, अशील। कड़कनाथ मुर्गे की क्या है? जीआई टैग प्राप्त। ये कहाँ पाया जाता है? झाबुआ में। इसे मध्य प्रदेश का गौरव भी बोला जाता है। विदेशी में व्हाइट लेग हॉर्न और रोब आइलैंड। मध्य प्रदेश का गौरव कड़कनाथ मुर्गे कहा जाता है। सर्वाधिक मांस वाले मुर्गे की प्रजाति कौन सी है? असील है। कौन सी है सर्वाधिक मांस वाले मुर्गे की प्रजाति? असील। अब पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं पढ़ना है, ठीक है, रटना नहीं है। गौवंश सर्वाधिक कहाँ है? रीवा में। कहाँ है? रीवा में। और गौ कैबिनेट को गठित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, ये भी याद रखिएगा। 20वीं पशुगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में इनकी संख्या 18.7 मिलियन है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गौवंश कहाँ पाए जाते हैं? रीवा में पाए जाते हैं। भारत का पहला गौ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के सालारिया ग्राम आगर मालवा में स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करती हूँ। तो मध्य प्रदेश के सालारिया ग्राम आगर मालवा में मध्य प्रदेश भारत का पहला, मध्य प्रदेश का ही नहीं, भारत का पहला गौ अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। तो कहाँ किया गया है? अलीराजपुर के सालारिया ग्राम में। ठीक है, हाल ही में मध्य प्रदेश के खरगोन जिलों में गौ एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। तो गौ एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू की गई है? खरगोन जिले में। और गौ अभ्यारण्य अलीराजपुर जिले के सालरिया ग्राम में। प्रमुख गाय फसलें तो मालवी, निमाड़ी, थारपारकर, दहाड़ पारकर आदि। निमाड़ी गाय को निमाड़ की रानी, मालवी गाय को मालवा की रानी कहा जाता है। फिर भैंस सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? मुरैना में। तो मध्य प्रदेश में भैंसों की संख्या 10.3 मिलियन है। संख्या नहीं पढ़नी है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भैंस मुरैना में पाई जाती है। बंदवारी, मुर्रा, भदावरी, महसाणा प्रजातियां। बकरी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? धार में। 11.06 मिलियन है मध्य प्रदेश में इनकी संख्या। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बकरियां धार जिले में पाई जाती हैं। और प्रमुख नस्लें जमुनापरी, सिरोही, बलूची, बीतल, बारवरी। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है? जमुनापरी। और मांस के लिए बलूची। ठीक है, फिर मुर्गी, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मुर्गी पालन पश्चिमी मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मुर्गियों की देसी नस्लें श्यामा, कड़कनाथ, निर्भीक, अशील या सिल। इसमें सर्वाधिक मांस होती है। और कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ जीआई टैग। ठीक है, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली विदेशी नस्लें कौन सी है मुर्गियों की? तो लेग हॉर्न, रोड आइलैंड आदि। मध्य प्रदेश का गौरव कड़कनाथ मुर्गे को कहा जाता है। रानीखेत मुर्गियों में होने वाला प्रमुख रोग है। तो ये पूछ सकता है कि रानीखेत रोग किस में होता है? तो मुर्गियों में। फिर असेल मुर्गे की सर्वाधिक मांस वाली प्रजाति है। लेग हॉर्न सर्वाधिक अंडा देने वाली मुर्गी की प्रजाति है। फिर नेक्स्ट है भेड़। सर्वाधिक भेड़ कहाँ? शिवपुरी में, शिवपुरी जिले में। भेड़ से ऊन, दूध व मांस प्राप्त किया जाता है। डॉली व नूरी एक भेड़ का विकसित क्लोन है। तो क्लोन कौन सा है? डॉली व नूरी। लोही भेड़ की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। और मेरौनी भेड़ की प्रमुख विदेशी नस्ल है जिससे सर्वाधिक ऊन प्राप्त किया जाता है, मेरिनो से। ठीक है, मध्य में शिवपुरी, मंदसौर, मिनौरा, टीकमगढ़ आदि स्थानों पर भेड़ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए। कहाँ कहाँ? शिवपुरी, मंदसौर, मिनौरा, टीकमगढ़ में। मछली सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? जबलपुर। फिर मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियां कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, रोहू, महासीर, टूना, मृगल, कतला आदि। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? महासीर, टॉर, प्यूटी, टोरा। ठीक है, पशुगणना यहाँ पे दी हुई है 2019 में। तो 5 वर्ष में एक बार की जाती है। ठीक है, तो गाय मतलब क्या है? गाय 2019 गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाने वाला पशु है। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं याद करना। पशु उत्पाद देख लेते हैं। तो अंडा उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? जबलपुर का। और मछली में दूध मुरैना में सर्वाधिक भैंस की पाई जाती है। मछली जबलपुर, मांस भोपाल और ऊन शिवपुरी, जहाँ भेड़ सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, अब प्रसव प्रजनन केंद्र देख लेते हैं।
तो पशु प्रजनन केंद्र में गाय, भैंस और सांड का मिनौरा, टीकमगढ़, रतौना, सागर, भदभदा, भोपाल, इमली खेड़ा, छिंदवाड़ा, आगर, रोडिया, खरगोन, गढ़ी, बालाघाट और जबलपुर में। भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ? शिवपुरी, मंदसौर, मिनौरा, टीकमगढ़, पडौरा, छिंदवाड़ा। मुर्गी प्रजनन केंद्र रीवा, गुना, झाबुआ, शहडोल, भोपाल, ग्वालियर, इमली खेड़ा, इमलिया, कटनी। बहुत ज़्यादा इनको याद नहीं करना है, ठीक है। पशु में होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो रानीखेत मुर्गी में होता है, गला घोंटू गाय व भैंस में होता है, जहरवाद ब्लैक क्वार्टर गाय का बछड़े में हो जाता है, एंथ्रेक्स रोग सामान्यतः भेड़, बकरी और घोड़े में होता है, खुरहा या फुट माउथ डिसीज सुअर और जुगाली करने वाले जानवर में होता है, थनैल सामान्यतः गाय या भैंस में, अफरा गाय का बछड़ा और लंपी रोग गाय में। लंपी डिसीज अभी बहुत ज़्यादा फैली थी, ठीक है। गौ कैबिनेट, तो गौ कैबिनेट गठन करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। अन्य 5 सदस्यों में गृह मंत्री, वन मंत्री, कृषि मंत्री, पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री और पशुपालन मंत्री। कौन कौन होंगे? अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री। तो अध्यक्ष 1 और 5 अन्य से। तो अध्यक्ष कौन होंगे? सीएम। और अन्य तो गृह, वन, कृषि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और पशु पालन, ठीक है, मंत्री। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जीआई टैग के बारे में दिया गया है कड़कनाथ मुर्गे के। तो झाबुआ जिले का है, जिसे 2018 में क्या कड़कनाथ काली मासी मुर्गे के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन पंजीयन प्रदान किया गया है। कड़कनाथ मुर्गा की प्रजाति मध्य प्रदेश में, स्वर्णनाथ मुर्गा की प्रजाति कर्नाटक में पाई जाती है। तो कड़कनाथ मुर्गा कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। और स्वर्णनाथ कहाँ पाया जाता है? कर्नाटका में, ठीक है। कर्नाटका क्या है? सोने के उत्पादन में भी अग्रणी है, ठीक है, तो इसीलिए उससे भी याद करिएगा स्वर्णनाथ, ठीक है। अब पशु संबंधित योजनाएं कौन कौन सी चलाई गई हैं? तो नंदीशाला योजना चलाई गई थी गौवंश की नस्ल सुधार के लिए, ठीक है। गोपाल पुरस्कार योजना, इसमें राज्य, जिला, विकास खंड स्तर पर प्रथम पुरस्कार के रूप में 1559 पशुपालकों को 2,50,000 10,000 रुपये की राशि दी जाती है। मैत्री योजना 2015 में गौवंश पालकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना, 1 एकड़ जमीन वाले कृषकों, छोटे कृषक को 5 पशु प्रदान किए जाने का प्रावधान है। जलदीप योजना 2007 में मछुआरों को प्रशिक्षण व संरक्षण प्रदान करने संबंधित इंदिरा सागर बांध से इसका प्रारंभ हुआ था। कहाँ? खंडवा में, नर्मदा नदी पर है, ठीक है। ई वेट योजना, दूर दराज क्षेत्रों में घर पहुंचकर पशु चिकित्सा प्रदान करना ई वेट योजना है, ठीक है। अब यही हमने जो पढ़ा है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशु कहाँ है? धार में। और न्यूनतम पशु कहाँ है? भोपाल में, ठीक है। औसत घनत्व सर्वाधिक 128 प्रति वर्ग किलोमीटर है। घनत्व सर्वाधिक कहाँ है? झाबुआ में। और न्यूनतम पशु घनत्व कहाँ है? मंडला में, ठीक है। मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी भाग में पशु घनत्व सर्वाधिक है और दक्षिणी भाग में पशु घनत्व क्या है? न्यूनतम है, ठीक है। तो इतना हमारा क्या हो गया? आज कितने टॉपिक कंप्लीट कर लिए हमने? मिट्टियाँ पढ़ लिया, ठीक है, कृषि पढ़ ली और पशुधन पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है आज का हमारा मध्य प्रदेश में वन संसाधन, ठीक है, मध्य प्रदेश में वन संसाधन। तो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इसको अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप क्या करते रहिएगा? रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। मैप में भर भर के प्रैक्टिस करिएगा, स्टार्टिंग से पूरा रिवाइज करिएगा, वीडियोस को 1 से 2 बार देखिएगा और मैप में भर कर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें ईजिली याद हो जाएंगी। तब तक के लिए जय हिंद।